मोरिता बेली सिल्मन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये MBH रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। बेसिकली क्या होता था कि दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिएक्शन की थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस रिएक्शन को कर रहे थे ना, सिंपली जो आप माइकल एडिशन करते हो, एल्डोल एडिशन करते हो, तो उन्होंने अलग अलग कैटलिस्ट के साथ में लेके करके देखा। कैसे कैटलिस्ट थे? टर्शरी अमीन कैटलिस्ट थे। कैसे कैटलिस्ट थे? टर्शरी अमीन, टर्शरी अमाइन, ये वाले कैटलिस्ट के साथ में उन्होंने रिएक्शन करके देखा। तो उन्होंने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर है ना, माइकल रिएक्शन, माइकल एडिशन प्लस में एल्डोल एडिशन, इन दोनों की ही रिएक्शन हो रही है। मतलब एल्डोल का भी और माइकल का भी एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है। तो उन्होंने वो अपने नाम के बेसिस पे बेली सिल्मन रिएक्शन उसका नाम रख दिया और उसी के बेसिस पे वो आगे प्रोसीड हुई। अब ये रिएक्शन जो थी डिस्कवर्ड की गई थी दो केमिस्ट के द्वारा। एक का नाम बेलिस था, एक का नाम हिलमन था। 1972 में एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके लिए काम करते थे, ड्रग कंपनी, उसके लिए काम करते थे। तब इन्होंने रिएक्शन करके देखी। दिस रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एल्डोल रिएक्शन एक्सेप्ट दैट instead of the enolate being formed by deprotonation, here it is formed by conjugate addition। क्या मतलब समझ में आया यहाँ से कि ये मॉडिफिकेशन है एल्डोल रिएक्शन की। और फर्क क्या है यहाँ पे? फर्क केवल इतना है कि जो आपकी रिएक्शन में यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है कि आपका इनोलेट जो फॉर्म हो रहा था वो यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, एल्डोल में भी हो रहा था। एल्डोल में हम इनोलेट कैसे फॉर्म करते थे कि हम एक प्रोटोन को हटाते थे, डीप्रोटोनेशन करते थे। डीप्रोटोनेशन यहाँ हम क्या करते हैं, पहले कंजुगेट एडिशन कर देते हैं, उसके बाद वो इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। वो मैकेनिज्म में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में कंसिस्ट करता है। पहला क्या है? माइकल एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक ट्रिगर्ड कैटलिस्ट टू द एक्टिवेटेड एल्कीन। पहले स्टेप में माइकल एडिशन होगा किसका? जो कैटलिस्ट है उसका एक्टिवेटेड एल्कीन के ऊपर। अब एक्टिवेटेड एल्कीन क्या होता है वो हम देखेंगे। दूसरा क्या है मैकेनिज्म का पार्ट? क्विंचिंग द ज्यूटर आयनिक एडक्ट विद एन एल्कीन। अब ये ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर क्या होता है? ज्यूटर आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे होते थे, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव अलग अलग। मान लो अमोनियम कैटायन कहीं बना तो वहां पे पॉजिटिव साइन रखा है, साथ में Cl नेगेटिव कुछ पड़ा है ऐसे। तो ये ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया के केस में, अमोनियम सॉल्ट के केस में मैक्सिमम यही पाया जाता है। तीसरा प्रोटॉन ट्रांसफर एंड एलिमिनेशन ऑफ द कैटलिस्ट। तो 3 चीजें हो रही है। पहले तो हम कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर था उसको लॉस कर रहे हैं, और तीसरे में प्रोटॉन ट्रांसफर करके कैटलिस्ट का एलिमिनेशन कर रहे हैं। हमने फिर यहाँ पे कुछ एक नोट में लिखा कि MBH रिएक्शन इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन विद अ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या मतलब हुआ कि जो MBH रिएक्शन है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन, जो जिस एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रखा है हमने बेसिकली एल्कीन के साथ में। जो हमने ऊपर ये लिखा था ना एक्टिवेटेड एल्कीन, एक्टिवेटेड एल्कीन का यही मतलब होता है कि उसको किसी तरह से एक्टिवेशन कर रखा है आपने विद ए कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जैसे जो भी आपके RCHO ग्रुप हो गए, ये वाले कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक, जहां इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी तो उनके साथ की रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन्स इंक्लूड, जो इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है उसमें क्या क्या होते हैं? एक्राइलिक एस्टर्स, एसिटोनाइट्राइल्स, विनाइल कीटोन्स, विनाइल सल्फोन्स, एक्राइलोनिन्स। या के इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन्स के एग्जांपल है। ऑन द अदर एंड कार्बन इलेक्ट्रोफाइल्स में भी एल्डिहाइड, अल्फा एल्कोक्सी कार्बोनिल कीटोन्स, एल्डेमाइंस एंड माइकल एक्सेप्टर्स। एग्जांपल देखते हैं इसका एक जनरल रिएक्शन का। हमने रिएक्शन की, ये वाला हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, और ये मेरे पास एक्टिवेटेड एल्कीन है। तो यहां से अगर आप देखो तो ये मेरे पास क्या है?
कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। ये वाली जो आपकी रिएक्शन है क्या है, एक्टिवेटेड एल्कीन्स, ये एक्टिवेटेड ओलिफिन, ओलिफिन भी बोल देते हैं इनको, आपके सिलेबस में एक्टिवेटेड ओलिफिन्स के नाम से है। और तीसरी चीज क्या बताई हमने यहाँ पे, कैटालिटिक टर्शरी अमाइन, ये हमारे पास एक कोई कैटालिटिक टर्शरी अमीन होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप जब यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किस इस वाले कार्बन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है बेसिकली, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, अब जो एक्स ग्रुप है, ये जो आपका ये वाला, ये कौन कौन से हो सकते हैं, सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, NR2 ग्रुप हो सकता है, और ये जो एक्टिवेटेड एल्कीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनमें से कोई भी हो सकता है, एस्टर का ग्रुप हो सकता है, आपका कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड CnSO2 और SO3 और जो आपका फोस्फेटिक उसमें ग्रुप होते हैं वो हो सकता है, अमाइड्स का हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो, जिससे वो एक्टिवेटेड शो करे और कंजुगेट एडिशन शो करे यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर। तो ये कैटालिटिक टर्शरी अमीन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, हमेशा तुम्हें नेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा जिसमें लिखा होता है डेप्को, DABCO, डेप्को। ये वाला आपका कंपाउंड है, इसको इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ब्रिजेड कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं, ये वाले जो दो कार्बन है आपके, ये कैसे ब्रिजेड, तो ये कैसा बाईसाइक्लो कंपाउंड है आपका, इसको इस स्ट्रक्चर में भी बना देते हैं और दूसरा इसको इस स्ट्रक्चर में भी बनाते हैं बच्चों। एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर में आए, हमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बना दिया। तो ये भी सेम कंपाउंड बनाए, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, बस उसको स्ट्रक्चर अलग बना रखा है। देखो ये जो दो कार्बन है, ये वाले कार्बन हो गए, ठीक है, और ये जो दो कार्बन है, ये और ये आपके ये वाले कार्बन हो गए, बीच में ब्रिजेड कितने कार्बन का बना, दो का, तो 1 और ये 2 कार्बन का ब्रिजेड बन गया, तो सेम स्ट्रक्चर बन गया। तो तीन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखे हैं, डेप्को का है, एक ये वाला कंपाउंड है, तीसरा ये इंडोज़ालाइन का है। तो इस वाले तीनों कंपाउंड आपके कैसे शो करते हैं, टर्शरी अमीन जो हैं तीनों के तीनों, और अच्छे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ नोट करके एक आधी बात लिखी गई है कि देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ MBH रिएक्शंस, इसके 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है, एक्टिवेटेड एल्कीन, दूसरा क्या है, एन इलेक्ट्रोफाइल, और सी क्या है आपका, ए न्यूक्लियोफिलिक ट्रिगर्ड कैटलिस्ट। तो एक्टिवेटेड एल्कीन होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और एक कैटलिस्ट होना चाहिए, तो आपकी ये MBH रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। सब एडवांटेजेस ऑफ MBH रिएक्शन, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, कि भाई सबसे पहले तो ये होता है कि सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है जो माइल्डर कंडीशंस के ऊपर, ये सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है बच्चा, कि बहुत ही इजी कंडीशंस के ऊपर ये वाले रिएक्शंस कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। कोई आपसे पूछे कि हम MBH रिएक्शन क्यों करते हैं, तो उसकी यही कंडीशन है कि बहुत ही माइल्डर कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन होती है। दूसरा, वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट कैन पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स आपने देखा ऊपर हमने एग्जांपल लिखा ना, कितने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ सकते हैं, कितने टाइप के आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकते हैं, तो बहुत सारी रेंज के इसमें कंपाउंड आप जोड़ सकते हो, बहुत इजी रिएक्शन कर सकते हो। और दिस रिएक्शन इज एटम इकोनॉमिकल। एटम इकोनॉमिकल एक बहुत अच्छी टर्म है, ये आप कभी अलग से भी देखना, यूट्यूब पे देखना चाहिए कि एटम इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली यहाँ आप यही लगाएं कि आपके जो एटम्स हैं वो उतने ही आपको प्राप्त हो पा रहे हैं। दूसरा आप इसका एग्जांपल देखें, दिस रिएक्शन इज एडवांटेज देखें, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर गेटिंग सिंथेटिकली यूजफुल प्रोडक्ट, क्योंकि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ से बना सकते हैं बहुत इजी कंडीशंस के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। दैट्स वाई ये नेट में भी आपसे यूजुअली पूछी जाती है। और नेट में अगर डेप को दिख जाए या इस तरह के कोई भी तीन आपको जो हमने कैटलिस्ट दिखाए कोई भी दिख जाए, तो सिंपली समझ लेना MBH रिएक्शन है और बहुत इजीली रिएक्शन को आप कर पाओगे, आंसर ढूंढ पाओगे। एक रिएक्शन हमने इसमें दिखाई एग्जांपल के लिए कि एसिटाल्डिहाइड की हमने रिएक्शन की इथाइल एक्राइलेट के साथ में। तो बेसिकली क्या था जो हमने ऊपर लिखा था
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखा हुआ था ना, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह पे हमने क्या जोड़ रखा है, केवल C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, ये वाला हमने कंपाउंड जोड़ दिया। अब इसकी रिएक्शन करनी है डेप्को के साथ में, 7 दिन लगते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है, और आपका एक कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब ये बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ है, एक कार्बोनिल कार्बन के बीच में, और दूसरा जो आपका ये एल्कीन का जो कार्बन था उसके साथ में। ना ही आपके एल्कीन लॉस है, ना ही आपका C डबल बॉन्ड OET लॉस हुआ, तो ये कुछ लॉस नहीं हुआ, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। दूसरी बात अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपके पास ये था एल्डिहाइड, ये ग्रुप किस में चला गया, OH में, तो इस ग्रुप का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये वाली रिएक्शन का मेन पार्ट है। एल्डोल में भी तो हम ऐसे करते थे, दो कंपाउंड लेते थे एल्डोल रिएक्शंस के अंदर, वहां क्या होता था, एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना देता था, एल्डिहाइड या कीटोन। तो वही तो चीज बन रही है यहाँ पे, OH है, इसको अगर आप निकालते तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता। सिंपल वही रिएक्शन है, बस अल्फा पोजीशन के ऊपर यहाँ देखो, यहाँ हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिस रिएक्शन इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज द अबव रिएक्शन टेक्स 7 days फॉर कंप्लीशन एट रूम टेम्परेचर। यही एक इस रिएक्शन की जो MBH रिएक्शन की लिमिटेशन जो बोली जाती है ना बच्चों, यही है कि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन होती है। उसके बाद द रिएक्शन स्टार्ट्स विद रिलेटिवली न्यूक्लियोफिलिक डेप्को अंडरगोइंग conjugate addition to ethyl acrylate. This will form an enolate ion that can then अटैक द एसिडल्डिहाइड इन एल्डोल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या हो रखा है। हमने यहाँ पे क्या किया कि डेप्को का सबसे पहला जो स्टेप था वो कंजुगेट एडिशन स्टेप हुआ, किस चीज के ऊपर, इथाइल एक्राइलेट के ऊपर। अब देखो इथाइल एक्राइलेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने जोड़ रखा था इसके साथ में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड को अपने पास खींचेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इस वाले की, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेगा किसके साथ में, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा के। और डबल बॉन्ड को जैसे आप शिफ्ट करोगे इस वाले कार्बन के ऊपर आपके पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ेगी। नाइट्रोजन जो अमीन था डेप्को का, उस पे लोन पेयर फ्री पड़े हुए थे, वो फटाफट इसके ऊपर अटैक करके यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। कंजुगेट एडिशन आपका हो गया, कंजुगेट एडिशन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी आपका यूं कहीं रह गया। अब दूसरे स्टेप में यहां से आपने क्या बनाया, यहां से आपने इनोलेट बनाया। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम इनोलेट यहाँ पे भी बनाते हैं, और इनोलेट हमने कहाँ भी बना रखा था, एल्डोल में भी, एल्डोल रिएक्शंस में भी। लेकिन एल्डोल्स में हम कैसे इनोलेट बनाते थे, इनोलेट कैसे बनाते थे हम, डीप्रोटोनेशन से। डीप्रोटोनेशन, यहां हमने डीप्रोटोनेशन नहीं किया है, यहां हम क्या कर रहे हैं, कंजुगेट एडिशन। कंजुगेट एडिशन, कंजुगेट एडिशन से हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इनोलेट बना रहे हैं। अब ये इनोलेट फर्दर किसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपने बना दिया, जो भी आपने एल्डिहाइड वगैरह ले रखा था या कार्बन इलेक्ट्रोफाइल ले रखा था, ये इनोलेट उसके ऊपर रिएक्ट करके एल्डोल स्टेप को फॉलो कर देगा। सिंपली इसने एल्डोल स्टेप को फॉलो करके, और OH यहाँ पे आ गया आपका, ये बन गया। ये जो सेकंड स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि आपका E1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। E1CB का मतलब एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, उसके थ्रू मैकेनिज्म को फॉलो करके बना रहे हो। इसमें क्या हो रखा था, जो आपका अल्फा हाइड्रोजन था इस C डबल बॉन्ड O के साथ में, वो अपने लोन पेयर दे के और इसको O नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। फर्दर आपने इनोलेट का रीजनरेशन करा, ये ज्यूट्राइनिक स्ट्रक्चर था आपका। ज्यूट्राइनिक स्ट्रक्चर जैसे O नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, इसको क्या कह रहे थे, ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर था, इसने फिर फर्दर क्या किया, O नेगेटिव फर्दर वापस डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ये वाला आपका दोबारा से डबल बॉन्ड को बना लेगा एल्कीन को, और ये आपका जो कैटलिस्ट था वो यूं का यूं अपना बॉन्ड को लेके रिकवर हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। आपके पास फाइनल कंपाउंड क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बना, जिसमें आपने सिंपली उस ग्रुप का एडिशन कर दिया था, बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप का
और कैटेलिस्ट को रिकवर कर लिया था। इस मैकेनिज्म को हम एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या स्टेप है, दो ही स्टेप है केवल। पहले स्टेप पे तो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ किस चीज का, डेप्को का, किसके ऊपर, जो आपके एल्किन के कार्बन के ऊपर, जो कंजुगेट एडिशन के थ्रू हुआ। कंजुगेट एडिशन से आपने क्या बनाया, इनोलेट बनाया। इनोलेट कहाँ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट करेगा, जो भी आपने एल्डिहाइड ले रखा है वहां से उसने एडिशन प्रोडक्ट बना दिया, एल्डोल प्रोडक्ट बना दिया। अब ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन है, रिमूवल है, वो ज्यूट्राइनिक स्ट्रक्चर में जाके बनेगा। हाइड्रोजन का रिमूवल आपने जैसे ही किया, उसने अपना लोन पेयर देके और दोबारा इनोलेट फॉर्म किया और जो ज्यूट्राइनिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी। और लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन स्टेप होगा यहाँ पे, जिसको कहेंगे एलिमिनेशन स्टेप। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेट हो रहा है ये, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू। तो उसने फाइनल प्रोडक्ट आपका हमारे को दे दिया सब्स्टिट्यूट एडिशन प्रोडक्ट, और दूसरा जो कैटलिस्ट था डेप्को वो यूं कहीं हमारे पास में रिकवर हो गया है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ हमने इसके बारे में कुछ लिखा है कि E1 एलिमिनेशन often follow aldol reaction and leads to alpha beta unsaturated product. In this reaction, DAPCO is a much better leaving group than the hydroxyl group. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सर ये वाला ही हमारे पास क्यों निकला DAPCO, ये OH क्यों नहीं निकल गया हमारे पास में। यहाँ पे OH भी तो निकल सकता था। ये जो बॉन्ड आपका यहाँ फॉर्म कर रहे हो, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, इसको यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकते थे हम लोग, और वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता, जैसा आपका उसमें बनता है अपना एल्डोल रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि डेप्को ही निकलना चाहेगा और हम साइड में सब्स्टिट्यूटेड ले रहे हैं। अल्फा बीटा तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये उस तरफ नहीं बन रहा जहां ऑक्सीजन की तरफ था। एल्डोल से यहाँ चेंज क्यों आ गया, एल्डोल कंडेंसेशन से, तो उसका रीजन ये है कि डेप्को जो आपका है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, किससे, OH नेगेटिव से। और लिविंग ग्रुप क्यों होता है अच्छा, वही जो पीके वाला कंसेप्ट बताया था, वो आगे लिखवा रखा मैंने इसमें, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। So enolization leads to loss of DAPCO in an E1CB elimination, giving the final product. इसी वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो मिलता है, लेकिन DAPCO के निकलने से। And disadvantage of the Bayes-Hellman reaction is its rate. Typically several days reaction times are required. बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन होती है कई बारी। उसके बाद द डेप्को इज जनरली द बेस्ट कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। जो डेप्को है वो जनरली इस रिएक्शन के लिए बेस्ट कैटलिस्ट कंसीडर किया जाता है। क्यों, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज बेटर लिविंग ग्रुप। बच्चों जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये वाला ध्यान रखना, ये सभी के लिए नहीं होती, ये सभी के लिए नहीं होती, ये केवल किसके केस में हम कह रहे हैं, डेप्को के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मतलब इस चीज को ऐसे कंसीडर मत करना कि जो न्यूक्लियोफिलिक है वो बेटर लिविंग ग्रुप हो। होता ये है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हो तो वो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कम हो जाती है, लेकिन डेप्को का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसको ये प्रॉपर्टीज देता है, ये एक्सेप्शन बना देता है यहाँ पे। और इसी वजह से कैटलिस्ट इतना अच्छा है इस रिएक्शन के लिए कि ये इसको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तो देता है, प्लस में लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी इसकी इंक्रीज करवा देता है इसके स्ट्रक्चर के कारण। वो देखते हैं हम कैसे। द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ डेप्को इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइड बैक एल्काइल ग्रुप्स। टाइड बैक एल्काइल ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ आपका, ये आपका डेप्को था। जो ये वाले आपके एल्काइल ग्रुप है ना ब्रिजेड कार्बन से, ये वाले, इसके कारण इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे भाई, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा जो न्यूक्लियस लविंग होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैसे जाएगा, जब आपके पास ये लोन पेयर पड़े हुए ना, ये जितनी जल्दी उसके ऊपर अटैक कर सके। हमने क्या जोड़ दिया, आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम इस लोन पेयर को तीन जगह से इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से ये डेप्को जो था वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर चुका होता है टाइड बैक एल्काइल ग्रुप के कारण। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ अगर देखें, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट हैज अ रिलेटिवली लो pKa।
इसका जो पीके होता है वो कम होता है, पीके क्या है, लो है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके लिविंग ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे, वीक बेसिस आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल है, दैट मीन्स इट लीव्स, दैट मीन्स इट लीव्स इजिली इन द लास्ट स्टेप। तो ये डेप्को की खासियत है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाई वी यूज डेप्को इन द एमबीएच रिएक्शन, तो आपको ये दो चीज लिखनी है कि एक तो न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है, जो टाइड बैक एल्काइल ग्रुप्स हैं उनके कारण होता है। और दूसरा लिविंग ग्रुप अच्छा है, क्यों लिविंग ग्रुप अच्छा है, बिकॉज इसका पीके लो है। दूसरी बात हमारी आई, जनरली गुड न्यूक्लियोफाइल्स आर यूजुअली बैड लिविंग ग्रुप। जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जनरली लिखा गया है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, बट डेप्को इज जस्ट द परफेक्ट कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन विद अ गुड न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज अ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब इसके कुछ एक एग्जांपल हमने यहाँ पे कर रखे हैं कि एमबीएच रिएक्शन विद अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिवेटेड एल्कीन्स, अगर वाइड रेंज ऑफ एक्टिवेटेड एल्कीन्स के साथ में हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। सभी में यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने जो एल्डिहाइड है वो एक कॉमन लिया है, और जो आपके पास 6-7 ये जो आपकी एक्टिवेटेड एल्कीन्स हैं ये अलग अलग ले ली। कंपाउंड सभी में सेम एक जैसा बन रहा है, इनके मैकेनिज्म जैसे जो ऊपर किया वही होगा। और ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, इनका मैकेनिज्म आपको ट्राई करना है सभी को, और ये होमवर्क आपको करना है, इसका आपको पीडीएफ सेंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 6-7 रिएक्शन है, सिंपल सिंपल सी हैं। सबसे पहले डेप्को का एडिशन कहाँ होगा, यहाँ होगा एक्टिवेटेड एल्कीन के ऊपर। एक्टिवेटेड एल्कीन के ऊपर एडिशन करने से यहाँ पे क्या बनाओगे, इनोलेट बनाओगे। पहले स्टेप में क्या होगा, कंजुगेट एडिशन, किस चीज का, डेप्को का। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ज्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर बनेगा। और लास्ट में आपका क्या होगा, कैटलिस्ट रिकवर कर लोगे आप। किस मैकेनिज्म के थ्रू, E1CP। ये 4 स्टेप हैं केवल, ये फॉलो करने हैं। या आप इनसे एग्जांपल से करोगे आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा कि रिएक्शन करने कैसे। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, सेम चीजें हो रही हैं आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे जब बिल्कुल समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एमबीएच रिएक्शन के एक एग्जांपल लिखा। इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर रिएक्शन हो तो क्या बनेगा। हेयर एक्टिवेटेड एल्कीन एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर इन द सेम मॉलिक्यूल। जो एक्टिवेटेड एल्कीन है आपका और इलेक्ट्रोफाइल है ये सेम मॉलिक्यूल में हो। अब देखो जब आप ये वाली रिएक्शन देख पा रहे हैं तो यहाँ आपके पास ये क्या है, ये आपके पास में क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। ये वाली चीज क्या है आपके पास, एक्टिवेटेड एल्कीन, ठीक है। बेसिकली ये ना, यहां से पहले शिफ्ट करोगे डेप को, यहाँ पे जुड़ेगा कंजुगेट एडिशन। ये वाला आपका बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ अल्फा बीटा का आपने इनोलेट बना दिया। इस इनोलेट का अब एडिशन कहाँ होगा आपका, इस कार्बन के साथ में। तो ये यहाँ से इसने रिंग बना दिया आपके पास में, और बस फिर उसका रिजनरेशन करके आप उस कंपाउंड को दोबारा से बना लेंगे, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट, यहाँ 2 प्रोडक्ट है, इसको मैकेनिज्म को देखना एक बार। माइनर प्रोडक्ट आपके पास में बना और मेजर प्रोडक्ट आपका ये सोल्ट डेप्को का जुड़ा हुआ बन गया। तो ये एक बार देखने हैं आपको कैसे बने हैं, प्रैक्टिस करके देखनी है। दूसरा आपके पास में क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इसमें मैं एक हिंट दे देता हूँ। हिंट है, लिविंग ग्रुप का रोल रहेगा यहाँ पे, लिविंग ग्रुप का रोल, रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिविंग ग्रुप का रोल रहेगा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। दूसरा एक एग्जांपल है ये वाला, इसमें सिंपली क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर दी। ये अगला टॉपिक भी आएगा तुम्हारा कि जिसमें
स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके MBH रिएक्शन कर रखी है या एसिमेट्रिक MBH रिएक्शन कर रखी है। तो हम यहाँ से देखते हैं, इसमें डेप्को को लिया DME। DME क्या होता है? डायमिथाइल। DME आपको सोलवेंट की तरह ले रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 7 डेज लगते हैं रिएक्शन को, 90% यील्ड के साथ में होती है। और सिंपली आपका हो क्या रहा है, देखिए आपको समझ में आ पा रहा है, ये रिंग ही बन रही है आपकी, है ना। तो ये रिंग इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रही है और ये आपका OH बन गया। बस ये इतना तो बिल्कुल क्लियर आपके पास में पता चल गया हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट ये है, माइनर प्रोडक्ट ये है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस किस चीज का दिख रहा है? डिफरेंस केवल हमें ये दिख रहा है, एक में तो हमारे पास जो OH ग्रुप है और जो OBN ग्रुप है, OBN, ये कैसे हैं? अलग अलग प्लेन में है। और जिसमें माइनर में है उसमें OH ग्रुप और जो आपका OBN ग्रुप है, ये कैसे है? सेम प्लेन में है। तो इनमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंस का रोल हो रहा होगा। तो वो हिंड्रेंस का जो रोल है, वो चीज है वो, या कुछ आपको ऐसा लगे कि इंट्रामोलिकुलर कुछ बॉन्डिंग का कंसेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे। होमवर्क है ये, आप देखेंगे थोड़ा सा इसको कैसे होगा। मोर एग्जांपल्स इसके दिखाए हमने यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका, इसमें क्या है, ये वाला एग्जांपल है, ये बेसिकली क्या है आपका सॉरी, जो एसिटल फॉर्मेशन करते थे ना, एसिटल फॉर्मेशन, एसिटल। अब ये वाले जो ग्रुप है ये आपके क्या है? एसिटल ग्रुप है, साइक्लिक एसिटल बना दिया। अब ये फॉर्मेशन किस चीज के लिए करते थे? प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है बच्चों। किसी फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है ना, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली कौन से ग्रुप्स को करते हैं? RCHO या RCOR। इनसे आप हेमी एसिटल और एसिटल, हेमी कीटल या कीटल, ये वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, सेम रिएक्शन है। इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका और ये वाला आपके पास में क्या है? एक्टिवेटेड एल्कीन है। इनकी जब आप रिएक्शन करोगे, डेप को यूज किया, डाइऑक्सेन और वाटर का मिक्सचर है, क्या है? सोलवेंट है, 1:1 में। 24 आवर्स के अंदर ही रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 72% यील्ड है। और जो इसका DE है, मतलब जो आपके एनेंशियोमेरिक एक्सेस है, वो कितनी है? 80%। तो 80% एनेंशियोमेरिक एक्सेस से आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या हो पा रहा है कि आपके पास एक जो ये वाला है, ये अलग प्लेन में है और ये जो OH यहाँ दिखाया है दूसरे प्लेन में गया हुआ है। तो सिंपल रिएक्शन है, इसको करके देखेंगे मैकेनिज्म को डेप्को के साथ में, तो आपको पता चलेगा। डेप्को का पहले कंजुगेट एडिशन होगा इसके ऊपर, जिसको माइकल एडिशन स्टेप आप बोल सकते हो। यहाँ से बनेगा आपका इनोलेट। ये वाला जो इनोलेट बना, इसकी रिएक्शन होएगी इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के साथ में ये रिएक्शन होने से आपका ये वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या? एल्डिहाइडिक ग्रुप जो था, और आपके पास ये सिंपल चीज बने की बनी रह जाएगी। उसके बाद एक एग्जांपल हमने और देखा यहाँ पे, ये सिंपल सी रिएक्शन है आपकी, इसके साथ में रिएक्शन हो रहा है और आपके पास प्रोडक्ट सेम ही है, बस ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे डेप्को की रिएक्शन कर रहे हैं हम MEOH, मिथेनॉल में रूम टेम्परेचर, RT का मतलब होता है बच्चों रूम टेम्परेचर। जो रिएक्शन में से RT लिखा हो ना, रूम टेम्परेचर, ये नेट का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम का नेट में आया हुआ था। और 8 आवर्स के लिए रिएक्शन होती है, 79% इसकी यील्ड होती है। तो ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस फाइनल प्रोडक्ट में आप देख रहे हो सिंपली एक खाली कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। रीजन वही हर एक रिएक्शन के अंदर कि भाई न्यू बॉन्ड जो हमारा बना था, एलिमिनेशन OH ग्रुप का क्यों नहीं हुआ, यहाँ बॉन्ड क्यों नहीं बना, हमारे इसी तरफ क्यों बॉन्ड बना है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज डेप्को इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। किससे बेटर लिविंग ग्रुप है? देन OH, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, केवल यही आपका रिएक्शन है। तो आज की क्लास जो है वो